अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मॉन्की पॉक्स के 6 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर फैसलाबाद रीजन फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर भी वार्ड जो है वो मुख्तस कर दिया गया है, डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रोग्राम का मकसद खौफ व हरास फैलाना हरगिज़ नहीं, बल्कि मकसद है, मकसूद है आप लोगों को आगाही देना कि हमने इससे बचना क्या है, अब कैसे है, अलामात क्या है और इसका फैलाव कितनी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। मॉन्की पॉक्स के पेश नज़र अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा, मुश्तबा शख्स आएगा तो उसको अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर इरफान मौजूद हैं। मैं इनसे ज़रा तफसील से बाद में बात करता हूँ, पहले दीगर डॉक्टर से बात कर लें और आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में रोज़ की बुनियाद के ऊपर मरीज़ डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन एक खौफ हरास फैला है मॉन्की पॉक्स, ये क्या है और अभी तक की मालूमात के मुताबिक, क्योंकि पहले भी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आता रहा है, क्या इसके इलामात हैं और कैसे इसके ऊपर अपडेट्स हैं? सबसे पहले तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके अंदर ये कंटेजियस है, काफ़ी एक दूसरे से फैलती है। ये इसमें फ़ीवर आता है और दूसरे तीसरे दिन से ही जो रैश आना शुरू हो जाता है। जिस तरह चिकन पॉक्स का रैश होता है उससे मिलता जुलता ही होता है, वो डॉक्टर्स ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कितना है। और ये रैश भी 10 to 12 डेज़ तक चलता है और इसमें एक दूसरे से फैलता है, 1 मीटर के फासले से फैलता है, टच से फैलता है और पेशेंट के जो बेड वगैरह और शीट्स वगैरह उनसे फैलता है। इसमें हमारे देखा गया है कि फैसलाबाद में चिकन मॉन्की पॉक्स के अलावा भी जब चिकन पॉक्स होता है तो लोग घरों के अंदर ही बैठते हैं। हालांकि चिकन पॉक्स के अंदर भी पेशेंट को इन हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए ताकि वो दूसरे कंटेजियस दूसरे लोगों को ना फैले। हमारी इधर प्रैक्टिस नहीं है कि वो हॉस्पिटल में आए, वो कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही निकल जाएंगे, दाने निकल जाएँ बुखार के तो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मॉन्की पॉक्स भी अब आया, लोगों को ये चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल में लेके आए, डॉक्टर उसको असेस करे और उसको आइसोलेट करना चाहिए 2 वीक्स के लिए पेशेंट्स को, ताकि इसके दूसरे रोका जा सके इसको। इसे रोका जैसे अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये कोई कोरोना की तरह नहीं है कि एकदम डिजीज़ आई जिसकी हर वीक एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती थी, खौफ आ जाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च में मौजूद हैं, तो इससे बचाव मुमकिन है अगर लोग आपके मुताबिक देसी टोटके ना लगाएं तो? बचाव मुमकिन है क्योंकि ये एक हमारे होती है हर्ड इम्यूनिटी होती है कि एक दूसरे से अब अगर कॉन्टैक्ट से रोका जा सकता है ना, किसी एक को हुआ है तो उससे अगले बंदे को रोक लें तो ये से बचाव मुमकिन है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरस जितने भी वायरसेस होते हैं उसमें बहुत कम कोई वायरस ऐसा है कि उसकी ट्रीटमेंट मौजूद हो। इसमें स्पोर्टिव ट्रीटमेंट ही चलती। कोरोना था उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, स्पोर्टिव थी। इसी तरह ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन से ही बचा जा सकता है। और अगर किसी को हो जाता है तो उसको फिर स्पोर्टिव ट्रीटमेंट वो इन हॉस्पिटल में आके करनी चाहिए। बिल्कुल जी, एहतियात इलाज से बेहतर है। फीमेल डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी समझती है ज़्यादातर क्या जा रहा है कि बिलो 50 जो हैं, वो 15 जो हैं वो ज़्यादा इसके अंडर कवर आते हैं, ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन कम उम्र के लिए फिर क्या तदाबीर है? उन बच्चों के लिए भी बेसिकली पेरेंट्स ने ही टेक केयर करनी है, लुक आफ्टर करना है। जैसे चिकन पॉक्स होता है बच्चों को, तो आपको पता है कि वो अर्ली एज में ही होता है, तो उसके अंदर भी उनको आइसोलेशन की जाती है, उनका केयर की जाती है, उनकी हर एक चीज़, उनके खाने पीने की चीज़ें, उनकी जो भी सिरिंजेस वगैरह लग रही है, हर एक चीज़ का सेपरेट किया जाता है। कपड़े, उनकी बेडशीट्स वगैरह बिल्कुल एक आइसोलेट कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर यही इसके लिए भी किया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे आपको बहुत क्योर अर्ली भी मिल सकता है। अच्छा, खामखा का डर और खौफ जायज़ है या ज़्यादा बेहतर है इससे कि इंफॉर्मेशन हासिल की जाए? क्योंकि अमूमन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, लोग घरों में आइसोलेट खुद ही हो जाते हैं और फिर इसकी एहतियाती तदबीर शायद वो कहेंगे चिकन पॉक्स की तरह क्या जाए, वही तदबीरें अपना लें, कुछ ऊपर लिक्विड खुद लगा लेते हैं, दुकान में फार्मेसी से लेकर चीज़ें लगा लेते हैं, जिससे काम ख़राब होने का खदशा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप घर पे रह के ही करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। कोरोना में बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर पे भी रहे हैं, उनको कोरोना हुआ है, जो बाहर रहे हैं उनको नहीं भी हुआ। तो ये हमने खुद ही करना है। जैसे मास्क पहने, ग्लव्स अभी हमने भी पहने हुए, हम इसकी पहले से ही ट्रीटमेंट अपनी प्रिवेंटिव केयर स्टार्ट करें। जब हम अपनी करेंगे हम दूसरों को गाइड करेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस लें। यूट्यूब, गूगल, हम वैसे भी अपना टाइम ज़ाया कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ के बारे में सर्च करें जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम फैल चुकी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी कि अभी तक वैसे फैसलाबाद में क्योंकि ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट से आ रही हैं या सऊदी अरेबिया से, यूएई, कतर, मस्कत इधर से आती हैं, तो ये अभी तक अफ्रीकन कंट्री से है, इसलिए कोई मरीज़ अल्लाह करे ना ही आए फैसलाबाद में, तो आप लोगों को प्रिवेंशंस क्या बताएंगी कि एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी अपनाई जाएँ?
प्रिवेंशन यही बताऊंगी कि जो लोग इस तरह ट्रैवल कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री, उनको पहले प्रॉपर चेकअप किया जाए, ताकि एक जिस तरह कोरोना वायरस ज़्यादा फैला था वो चाइना वाली साइड से आया था, वो लोगों के ट्रैवल की वजह से ही आया था। इस तरह लोग ट्रैवल करते हैं बगैर चेकअप के ट्रैवल करते हैं, प्रॉपर उनका चेकअप नहीं होता, ब्लड टेस्ट नहीं होते। जिस तरह येलो फीवर वगैरह की वैक्सीनेशन को चेक किया जाता है ट्रैवल करने से पहले, इस तरह मंकी पॉक्स के लिए भी टेस्ट जो है ना पहले किए जाए, ताकि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ना फैले। और वहाँ पे भी जहाँ पे ये ज़्यादा पेशेंट्स हैं उनको प्रिवेंशन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि वो इसको प्रिवेंट करें, ना कि ये दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा फैले। अगर अलामात ज़ाहिर हों तो अलामात ज़ाहिर हो तो ज़ाहिर सी बात है पहले ट्रीटमेंट, उसको पहले जब तक क्योर नहीं हो जाता पेशेंट, उसको ट्रैवल करने से उसको बिल्कुल रोक दिया जाए। डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पीएमए के, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत सारे इश्यूज़, क्योंकि अमूमन अब ये ज़रा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे पूरी कौम जो है वो साइंसदान है, रिसर्चर भी है, डॉक्टर भी है, वो अपने अपने तुक्के भी मार जाते हैं और बहुत सारी ऐसी पोस्ट शेयर कर देते हैं जिससे शायद प्रिवेंशन इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन उसे मुश्किल भी बना दिया जाता है और बीमारियां ख़राब भी हो जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं जिससे खौफ राज फैल जाता है। थोड़ी सी बैकग्राउंडर बता दें और ये बता दें कि इससे डरना इतना ही है या प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है? जी, जहाँ तक मोंकी पॉक्स का ताल्लुक है तो इनिशियली बेसिकली ये एक मोंकीज़ यानी कि जानवरों की बीमारी थी। बंदरों में ये सबसे पहले हुई 1952 में। उसके बाद पहला केस जो आया वो एक 9-10 माह का बच्चा था, बल्कि जो कि 1970 में ये फ़र्स्ट केस मोंकी पॉक्स का आया। ये फिर इससे साबित हुआ कि ये जानवरों से फिर इंसानों में मुंतकिल हुए। अब ये एक ऐसी बीमारी है, ये इंसानों से इंसान को दूसरा, और ये सांस के ज़रिए फैल सकती है। यानी कि अगर जितना मेरा और आपका डिस्टेंस है, हम बातें कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हम में से किसी एक को मोंकी पॉक्स हो तो वो सांस के ज़रिए छोटे छोटे ज़रात लिक्विड फ्लूइड के निकलते हैं, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके ज़रिए हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बल्कि ये बीमारी ज़्यादा देखी उन लोगों में गई है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, तो उससे भी ज़्यादा फैल जाती है। तो ये रूट्स हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए? पहले नंबर पे तो मास्क का इस्तेमाल करें, और वो हमें बहुत आदत है। कोरोना में हमने मास्क लिया, कोई दूसरा। और ये सांस के ज़रिए फैल सकती है। यानी कि अगर जितना मेरा और आपका डिस्टेंस है, हम बातें कर रहे हैं, खुदा न खास्ता हम में से किसी एक को मोंकी पॉक्स हो तो वो सांस के ज़रिए छोटे छोटे ज़रात लिक्विड फ्लूइड के निकलते हैं, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके ज़रिए हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, और ये माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बल्कि ये बीमारी ज़्यादा देखी उन लोगों में गई है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, तो उससे भी ज़्यादा फैल जाती है। तो ये रूट्स हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए? पहले नंबर पे तो मास्क का इस्तेमाल करें, और वो हमें बहुत आदत है। कोरोना में हमने मास्क लिया हुआ है, अब दोबारा मास्क की हैबिट शुरू कर दें। हाथ मिलाने से जिसको भी बुखार या जिल्द पे दाने नज़र आएँ, दो काम करने। एक बंदा कहता है मुझे बुखार है और जिल्द पे दाने नज़र आते हैं, तो आप उसे हाथ मिलाने से परहेज़ करें। बिल्कुल हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ इस तरह का फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, और मास्क इस्तेमाल कर लें। अब इतनी सी एहतियात करके आप बच सकते हैं। जब भी खाना खाएं हाथ धो के साबुन के साथ खाएं, और जब भी बाहर से आएँ मुंह और हाथ साबुन से धो लें। तो ये छोटी सी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस मोंकी पॉक्स से बच सकते हैं। क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होती हैं इनसे बचा ही जाता है, इनका इलाज इतना मुमकिन नहीं होता। इलाज सिम्टोमेटिक यानी अलामतों का इलाज करते हैं। जो किसी को अगर बुखार है तो उसकी, जिस्म में दर्द है तो उसकी अलामतों का इलाज करते हैं, इसमें डेफिनेट इलाज नहीं होता। तो इससे हम बच सकते हैं सिर्फ सिंपल हम प्रिवेंटिव मेजर से। अरे डॉक्टर साहब, हमारा जो रीजन है ये कितना डेंजर जोन में है? और क्योंकि हमारे बहुत कम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर हैं, लेकिन डेफिनेटली फ़्लाइट्स कनेक्टिंग में मिडल ईस्ट से या यूरोप वाली साइड से आती है, वहाँ सारी फ़्लाइट्स कनेक्ट हो रही होती हैं, एयरपोर्ट्स पर कनेक्शन हो रहा होता है। तो हमारा रीजन कितना ख़तरे में है और कितना अभी ख़तरा नहीं मौजूद? जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान की तो ये डिज़ीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मैं सपोज़ कर लूँगा अगर बाहर से कोई बंदा नहीं आता तो पाकिस्तान में अगले 100 साल तक भी मोंकी पॉक्स का चांस नहीं है। लेकिन चूँकि आपने बताया कि अब फ़ज़ाई राब्ते होते हैं और डेली सैकड़ों परवाज़ें आ रही हैं, तो इस वजह से अब ये फैलेगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ फिर ये दूसरे लोगों में इन्फेक्शन का बाइस बनेंगे। तो सबसे अहम चीज़ है एयरपोर्ट्स। अगर एयरपोर्ट्स पे आप स्ट्रिक्ट
SOPs बना दें इसकी तशख़ीस के लिए, इसको डायग्नोज़ करने के लिए और बुखार के लिए थर्मोमीटर लगा दें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जो भी एयरपोर्ट पे सस्पिशियस केस हो उसी वक्त उसको आइसोलेट करना और 2 वीक तक वो आइसोलेट रहेगा। जब उसमें इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत ख़त्म हो जाए फिर उसको घर जाने दें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसकी मदद से हम इससे बच सकते हैं। हाँ, एक मौके पे थोड़ा सा इशू आता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 21 दिन है। यानी कि फ़र्ज़ करें एक शख्स से दूसरे शख्स में लग गई तो ये अलामतें आने में 1 से 21 दिन लग सकते हैं। अब जिसमें 20 दिन फ़र्ज़ करें किसी में ट्रांसफर वो अभी यहाँ से स्किप हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि उसको कोई अलामत नहीं आएगी। लेकिन वो 15-20 दिन बाद जब पाकिस्तान में आ जाएगा, अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, तो फिर उसको ये अलामतें आना शुरू हो जाएंगी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बुखार के साथ दाने निकल आए तो हम कहते हैं ये गर्मी के दाने हैं, और साथ गर्मी भी है तो कहते हैं जी गर्मी दाने हैं, इसकी कोई मसला नहीं, बुखार का इलाज करें, इसको नहीं। तो मोस्टली लोग डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई भी शख्स बाहर से आता है तो उसको 20 दिन तक ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि हम जिसने भी बाहर से आना है उसने सबसे पहला काम करना है अपने रिलेटिव से मिलना है। उसने हर घर में जाना है और वहाँ जाके मुसाफा भी होना है, गले भी मिलना है, वहाँ जाके खाना भी इकट्ठे खाना है, गपशप भी लगनी है, घंटों बैठना है। तो इस वजह से जो भी शख्स आए कम से कम 21 दिन तक उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अगर उसको बुखार या कोई दाने नहीं निकलते तो फिर वो महफूज है, फिर किसी किस्म के डरने की ज़रूरत अरे है। डॉक्टर साहब, जैसे सबने बताया अगर दाने निकलें, फॉर एग्जांपल कुछ वेरी इनिशियल प्रिवेंशंस कौन सी है जो घरों के ऊपर अगर किसी को होता है तो इसकी मॉन्की पॉक्स हैं या दूसरे चिकन पॉक्स हैं, इनका डिफरेंस कैसे किया जा सकता है? और अगर हो जाता है तो फिर इसके लिए कोई बड़ी ताकि देसी टोटकों से लोग बचें, ये हमेशा मैं जी, मशवरा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सबसे पहला काम होता है बुखार और जिस्म में दर्द होती है। वो कहता है बुखार भी है, मुझे सर में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद कोई दूसरे तीसरे दिन रैशेज़ अपीयर होना शुरू। पहले जो दाने निकलते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। फिर एक स्टेज आती है वो पानी फट जाता है और उसके ऊपर एक क्रस्ट आना शुरू हो जाता है। फिर क्रस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वो पेशेंट बीमारी फैलाने के काबिल नहीं होता, फिर वो बीमारी फैला नहीं सकता। तो इस वजह से जो किसी को भी अगर जिस्म में ये दाने निकल आएँ और बुखार हो, जिस्म में दर्द हो, सर दर्द हो, तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये मॉन्की पॉक्स की अलामत हो सकती है। उसे फौरी तौर पर किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर उन्हें मॉन्की पॉक्स आ गया तो सिर्फ एक काम करें कि उसको आइसोलेट कर दें, उसको मास्क पहना दें। अगर आप उसको आइसोलेट कर देंगे, अलहदा कमरे में रख देंगे और मास्क पहना देंगे तो आप सारा ख़ानदान उस बीमारी से बच सकता है। और उसको जब खाना देना है तो मास्क पहन के, ग्लव्स दे के खाना उसके दरवाजे पे रख दें और वो वापस उसको कह दें कि ये उठा ले, उठा के वो वापस बर्तन रख ले और बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। और 20 दिन जितने दिन उसने आइसोलेशन में लेना है वो बर्तन उसके अलहदा कर दें। तो इस तरह आप सिंपल थोड़ा सा अपने सर को दबाव डाल के और थोड़ा सा इस प्रिवेंटिव मेजर पर अमल करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, माहिरीन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही तफसील से, बहुत ही ब्रीफ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन के सामने रखी ताकि लोग, आवाम, देखने वाले तमाम लोग इससे बच सकें, महफूज रह सकें। देखें, हमारे लोग उम्रे भी जा रहे होते हैं, वहाँ भी अफ्रीकन कंट्रीज से जो है ज़ायरीन आते हैं, ज़ायरीन इराक़ जाते हैं, वहाँ भी लोग होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता भी है। और ख़ास तौर पर फ़्लाइट कनेक्शन जो हैं वो हमें इस बीमारी की तरफ लेके जा सकते हैं। इसलिए इससे महफूज रहने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि एहतियात, जो मैंने पहले कहा, एहतियात इलाज से बेहतर है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ मौजूद हैं, इंचार्ज मेडिसन। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त एम पॉक्स के लिए क्या क्या हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं, मेडिसन की शक्ल में या इंतजाम की शक्ल में, हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से कौन कौन से इकदाम उठा लिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ये असल में तो ये है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, मॉन्की पॉक्स वायरस है जिससे स्प्रेड होती है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो या आप हंटिंग के लिए गए, शिकार के लिए गए और आपने वो जानवर जो है वो कंटेमिनेटेड था और उसका जो गोश्त है आपने खा लिया और वो प्रॉपर कुक नहीं था, तो उसकी वजह से आपको ये डिज़ीज़ होती है। और हमारे यहाँ तो अभी इसका कोई केस इधर रिपोर्ट नहीं हुआ। इसकी प्रोटेक्शन के लिए सिंपल वही बात है कि जो पर्सनस फॉरेन कंट्री से जिनमें ये है उनको आप, जैसे हम कोविड में कहते थे कि कर्टन कर दें या उनको उनसे दूसरे लोगों को बचाना, यही इसका है। इसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कि यानी कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 to 4 वीक्स इसका टाइम पीरियड होता है। इलामात क्या हैं? इलामात ये हैं कि आम आदमी को बुखार होता है, सर दर्द शुरू होती है, गला ख़राब होता है और
पहले एक रैश बनता है, यानी कि आप ये कह लें निशानात बनते हैं जो कि ब्लिस्टर की शक्ल में बन जाते हैं, जैसे बॉयल बनता है ब्लिस्टर की शक्ल, जो कि पेनफुल होते हैं। ये याद रखने वाली बात ये है कि दर्द की तरह उसके जो है ना वो छाले जिसको आप कह लें, ब्लिस्टर कह लें, वो बन जाते हैं जिसम पे, हैंड पे बन सकते हैं, जिसम पे सारे पे बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये इन्फेक्टेड है, यानी ये कंटेक्ट से या पेशेंट का गला ख़राब हो गया तो उसमें वायरस मौजूद है, तो वो जैसे बाई एयरबॉर्न है, कंटेक्ट आपका हुआ, मेरा हुआ, किसी ने उसको गले मिला और वो पेशेंट वायरस लेके आया था, तो उससे दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि इसको एयरपोर्ट्स पे और मेरा ख्याल है नेशनल लेवल पे जो हुकूमत है, गवर्नमेंट, वो इसकी हिफाजती तदाबीर कर रही है। और हॉस्पिटल में ये है कि अगर हमारे पास कोई आएगा तो हमने उसके लिए आइसोलेशन वार्ड में कर दिया कि उसको आइसोलेट फौरी तौर पे कर दिया जाए। और इसकी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, यानी अगर बुखार है तो आपने पैरास्टामोल देनी है, दर्द के लिए दर्द की गोलियां देनी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और स्पेसिफिक रिकवरी है। यूजुअली पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, फ्यू पेशेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाए और सीरियस हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक तकलीफ दे मर्ज़ है और पेशेंट जो है वो जब उसमें आ जाता है तो एक उसको आप ये कह लें कि डिज़ीज़ का डिलीमा बहुत बड़ा है। तो ये सूरत हाल है और इसमें सबसे ज़रूरी यही है कि अगर आपको कहीं कोई इस तरह की इलामात नज़र आए तो आप अपने तौर पे उसका इलाज करने के बजाय फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि इसका प्रॉपर तशखीस करके इलाज किया जा सके। आपने बड़ी यूनिक बात की है जो कि देखने वाले, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सेंट्रल पंजाब है और साउदर्न पंजाब है, शिकार के शौकीन लोग हैं। ये आपने बड़ी यूनिक चीज़ बताई है कि लोग अमूमन जाएंगे, अभी भी शिकार करते हैं, ख़ासतौर पर रहीम यार खान वाली साइड पर वैसे भी करते रहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता कौन सा जानवर जो है वो इन्फेक्टेड है, बिल्कुल आपने सही। अब उसमें ज़ाहिर है कि आप शिकार करने गए हैं तो जब आपने कांटेक्ट विद द एनिमल्स करना है तो आप ग्लव्स पहने, मास्क पहने, और जो बंदा उसको कर रहा है उसका गोश्त बना रहा है वो प्रॉपर अपने आप को प्रोटेक्टिव मेजर्स में ले, और उसके बाद गोश्त की प्रॉपर कुकिंग हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय आरिफ मौजूद थे, बहुत ही ब्रीफली हमें चीज़ों के ऊपर बता रहे थे, ख़ासतौर पर शिकार के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो माहिरीन है वो हमें हमारे सामने रख रहे हैं ताकि इसके अंदर चीज़ों को जो है क्लियरिफाई करके आगे लेके चला जा सके। प्रोग्राम में आगे लेके चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मारूफ वैन साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, माहिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एम पॉक्स, मॉन्की पॉक्स पर बहुत सारी तफसील हमें दीगर माहिरीन ने बताई। इसके अंदर कुछ सवालात बड़े अहम हैं कि लोगों को आप क्या समझते हैं क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए, और इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर घर के ऊपर मौजूद हैं, किसी को अगर इंडिकेशन आती है वो इसकी ख़ुद अलामात के ऊपर तशख़ीस कैसे पहचान सकता है कि एम पॉक्स की हैं, हॉस्पिटल आना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, या हर डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं? देखें, जो एम पॉक्स की जो मेन अलामात है ना, सबसे जो मेन कंप्लेन है एक वायरल इन्फेक्शन। जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन में होता है, इसमें सबसे पहले आपको बुखार हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, जिसम में दर्दें हो सकती हैं। लेकिन इसकी एक जो यूनिक सी चीज़ है, इसमें एक रैश होती है। एक रैश सबसे पहले जो है फेस पे, चेहरे पे, हाथों पे, बदन पे जो है रैश डेवलप होती है, रेडनेस हो जाती है। उस रैश के फ़ौरन 1 से 2 दिन बाद ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं, छाले बनना शुरू हो जाते हैं, छालों में पानी पड़ता है और उसके बाद क्रस्टिंग हो जाती है। अगर बुखार के साथ आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में रैश हो रही है और आपके जो है कोई जिस्म में, गर्दन में या इधर गिल्टियाँ बन रही हैं या बगलों में गिल्टियाँ बन रही हैं, अंडर आर्म गिल्टियाँ में, तो फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि बुखार का होना, रैश का होना, रैश होने के बाद जो है छाले बनना, और छाले होने के बाद ये गिल्टियाँ जो है जिसको लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट कहते हैं हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर ये होती है तो फ़ौरन आप जो है अपने तिब्बी माहिरीन के पास जाएँ, और ये एम पॉक्स की अलामात है। अरे डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने घरों में जानवर, बेसिकली जानवरों से तो पालतू जानवर रखे होते हैं। आजकल तो लोगों ने शेर भी रखे हुए हैं, मॉन्की भी रखे हुए हैं, पेट्स हैं, कैट्स हैं, जानवरों के जू भी छोटे छोटे घरों में बनाए। तो क्या वो भी देखें, वैक्सीनेशन वो ख़तरनाक हो सकते हैं? देखें, वैक्सीनेशन उनकी बेसिकली वैक्सीनेशन होनी चाहिए, लेकिन जो आप अगर किसी ने घर पे रखे हुए हैं जानवर, तो आजकल जो है जिस तरह का सिनेरियो एम पॉक्स जो है मतलब WHO ने भी इसको जो है मेडिकल इमरजेंसी जो है दुनिया भर में डिक्लेयर कर दिया है, तो एटलीस्ट जो जितने घर के अफराद हैं वो अपनी इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन तो है नहीं है, लेकिन जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन वो किसी हद तक जो है 80-90% इफेक्टिव है। तो जो अगर घर में कोई पालतू जानवर रखे हैं या बाकी जानवर, तो आप एटलीस्ट जो है सारे घर के अफराद जो हैं स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीनेशन करवाएं, और साथ साथ जो है मतलब जो आपके रेलिवेंट एनिमल्स हैं उनकी हैंडलिंग इस तरह करें, क्योंकि ये इन्फेक्टेड जो है मतलब मीट से या बाइट से या स्क्रैच मार्क से जाता है, तो उससे ज़रा जो अगर उनको हैंडल करना है तो एहतियात करें, ग्लव्स पहन के या बाकी चीज़ें पहन के जो है एहतियाती तदाबीर करके उनको हैंडल करें। अच्छा, आजकल हम अगर मीट
चिकन या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर भी थोड़ी एहतियात हमें बरतनी चाहिए, और बुचर्स को भी आपको मैसेज देना चाहिए? देखें, बुचर्स हैं या जो भी मीट हैंडलर्स हैं हमारे, उनको ये चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्टेड क्योंकि पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, तो प्रॉपर ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के, बाकी चीज़ें पहन के करें। और घर के जो अफराद हैं, जो मीट हैंडलर्स हैं या हमारे घर में खाना पकाने वाले लोग हैं, उसको प्रॉपर जो है ना प्रॉपर हीट के साथ अगर करेंगे तो डेफिनेटली जो है चीज़ें बेहतर रहेंगी। अब मालूम साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त इंतजाम कर लिए गए हैं, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, दीगर एयरपोर्ट्स भी। पाकिस्तान में 6 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, एक कंफर्म हो चुका है। तो एयरपोर्ट्स पे क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे दोस्त जो हैं वो अफ्रीकन ममालिक में मेहनत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज़ में जब आपकी फ़्लाइट शिफ्टिंग होती है, अल्टरनेट फ़्लाइट्स पे आपने ट्रैवल करना है, ये यूरोप वाली साइड पे, तो बहुत सारा कॉन्टैक्ट होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों के साथ। तो उसमें आप लोगों को कहेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं वो कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? देखें, इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए बाकी जो वायरल इन्फेक्शन, देखें वायरल इन्फेक्शन जो पर्सन टू पर्सन फैलता है ना, या तो कोई इन्फेक्टेड जो है मतलब वूंड है उसके साथ स्प्रेड होता है, या आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, जिस तरह कोविड था या बाकी वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से बेहतरीन उसको यही हो सकता है कि जो है ना मतलब जो ट्रैवल्स आ रहे हैं या उनको रिसीव, सब के लिए जो है ना मास्क जो है ना वो फेस मास्क ज़रूरी करार दें, ताकि एटलीस्ट जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से वो करें। और अगर किसी बंदे को लग रहा है, बुखार हो रहा है, मतलब जैसे हम पहले चेकिंग करते थे, अगर उसको फीवर भी हो रहा है या बुखार, तो उसको एटलीस्ट फिर उसको इस तरह करें कि अपने आप को कवर करके ग्लव्स पहन के फिरे, ताकि ना वो किसी के साथ कंटेक्ट में आए, ना वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ या किसी और तरीके से जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का उससे खदशा हो। अच्छा, एक हमने बड़ा डॉक्टर्स ने कुर्बानियाँ दी, कोविड के लिए बड़ी खिदमत की, आप लोग काबिल सताइश हैं, खराज तहसीन आप लोगों को। लेकिन हमारे लोग, मेरे जैसे जो हैं लोग, आवाम ये करते हैं कि अगर कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो छुपा लेते हैं और कोई बात नहीं। लेकिन ये कितना ख़तरनाक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग दूसरों के लिए, जान के लिए खतरा बने, क्योंकि मुझे शायद वो इतना अफेक्ट ना करे, लेकिन जब मैं अपने इम्यून सिस्टम से दूसरे को ट्रांसफ़र करूँगा उसके लिए जान का खतरा। एक बात याद रखें, जितनी भी बीमारियाँ स्पेसिफिकली जो वायरल इन्फेक्शन है, जितने अमीनो कम्प्रोमाइज़ लोग हैं, जिसमें अमीनो कम्प्रोमाइज़ किसको कहते हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो प्रेग्नेंट हमारी फ़ीमेल्स हैं, हमारे जो है मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, या जिनको क्रोनिक बीमारियां चल रही हैं, डायबिटिक्स हैं, उनमें इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है। तो इन लोगों की खातर जो है, जो लोग भी इस सिम्टम से यानी कि होते हैं, इनकाउंटर होते हैं, तो उनसे मेरी जो है आप लोगों के प्रोग्राम के तवज्जो से यही रिक्वेस्ट है कि अगर दोबारा रिपीट करते चलूँ, अगर आपको बुखार हो रहा है, जिस्म पे कोई रैश हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, जिस्म में गिल्टियाँ बन रही हैं, लिम्फ नोड इनलार्ज हैं, तो खुदारा अपने मालिज को से रब्ता करें, इसको अपने आप को डॉक्यूमेंट करवाएं, ताकि आपकी वजह से किसी का प्यारा या मतलब आपका जानने वाला, चाहने वाला या घर वाला मुतासर ना हो। डॉक्टर मारूफ वैन साहब मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत एक पैगाम इन्होंने दिया कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिएँ, अपनी हिफाजत आप करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा जो खिदमत खल का जज्बा लेके चलें कि मैं अगर कहीं भी इन्फेक्टेड जब मुझे महसूस होता है तो मैं फ़ौरन मौलिज के पास जाऊं, अपने माहिर के पास जाऊं, तबी माहिर के पास, ताकि अपने आप को महफूज रखना। ये सोच लें हमने अपने आप को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को सिक्योर करना है। ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि डिवीज़न भर के अंदर अगर देखें तो ये वाहिद मॉन्की पॉक्स के लिए अलाइड हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या इकदाम हैं, हमारे साथ प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर शौकत साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, कैसे देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस पाकिस्तान में आ चुके हैं, फैसलाबाद में अल्लाह का शुक्र अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। प्रिवेंटिव मेजर्स अलाइड हॉस्पिटल में क्या लिए गए, इकदाम क्या क्या हैं, और आवाम की सहूलियात के लिए क्या कुछ अरेंज हो चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, अव्वल तो इसको एम पॉक्स कहा जाता है और कोई काफ़ी केसेस नहीं है, तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं। अभी तक एक कन्फर्म केस का मेल में है, वो KPK के अंदर है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके बारे में इंतहाई सीरियस है, और काफ़ी दिन पहले से ही हमें एडवाइज़री जो है वो जारी कर दी गई है। एडवाइज़री का मतलब ये होता है कि गाइडलाइन होती है दरअसल ये वाली, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें आती है कि ये हिदायत और ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सस्पेक्टेड केस हो एम पॉक्स की, उनको कैसे डील करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो आइसोलेशन वार्ड है, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स के, अलाइड हॉस्पिटल का भी, अलाइड 1 का भी, अलाइड 2 का भी, फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल का भी, उसकी जो है ना पहले से कोविड के बारे में और कोविड की वबा में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको पूरे कंट्री लेवल के ऊपर जो है ना वो अप्रीशिएट किया गया है। तो चूँकि ऐसा हम इतनी बड़ी वबा को डील कर चुके हैं और हमारा आइसोलेशन वार्ड अभी तक जो है ना वो इक्विप्ड है सारे के सारे
उन इकदाम के साथ जो कि उस मर्ज़ में करना चाहिए, तकरीबन वही इकदाम हैं जो एम पॉक्स की प्रिवेंशन के लिए। अब ज़ाहिर है इसकी प्रिवेंशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसके लिए इसकी मुनासिब स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। अब इसकी स्क्रीनिंग का कोई ऐसा ख़ास टेस्ट तो है नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हों और बॉडी पे रैश हों तो उसको फौरी तौर पे जो है ना वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास और जो कंसर्न डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। मगर ज़्यादा अहम काम ये वाला है कि ऐसे पेशेंट्स की स्क्रीनिंग जो है ना वो उन जगहों से हो चुकी है। ज़रा पाकिस्तान में तो उसका आउटब्रेक नहीं है ना, अगर पेशेंट आएंगे तो वो तो बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आएंगे, तो उसके बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो गाइडलाइन और एडवाइजरी कर दी गई है। गवर्नमेंट इंतहाई इसके बारे में सीरियस है, हम खुद बड़े सीरियस हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने तीनों टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने आज ही ऑर्डर पास किए हैं और हम एक ओरिएंटेशन और इसकी ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस का सेमिनार जो है वो उसका इनेकाद कर रहे हैं। ये बुध से शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, जिसमें हम अपने तमाम डॉक्टर्स को तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे और तमाम स्टाफ नर्सेस को और पैरामेडिक्स को उसमें शामिल करेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मैसेज जो है ना डिस्ट्रिक्ट के तमाम हॉस्पिटल्स में स्प्रेड किया जाएगा ताकि जो इसकी तैयारी है उसके बारे में आगाही दी जा सके, इसके सिम्टम्स के बारे में बताया जा सके। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ, हमारा जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ तक के ज़िले का ताल्लुक है, अगर खुदा न खास्ता को मरीज़ आए, उम्मीद तो करते हैं कि बिल्कुल ना आए, अगर खुदा न खास्ता को हो भी जाएगा तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। प्रोफेसर साहब, एम पॉक्स जिन रीजन्स के अंदर आया, जिन कंट्रीज़ के अंदर आया, ये पहले भी उनके अंदर तो आता रहता है। हमारे इधर आउटब्रेक अब थोड़ी सी शुरू है, ज़्यादा अलामत हैं अब आ रही हैं। क्या समझते हैं ज़्यादा ख़तरे के अंदर कौन सी एज ग्रुप के लोग और कौन सी जेंडर के लोग ज़्यादा? ज़ाहिर है वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जिनकी मुदाफ़ती क़ुव्वत थोड़ी होती है, जिनकी मुदाफ़ती क़ुव्वत थोड़ी होगी उनके अंदर हमेशा बीमारी का हमला जो है ना वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा। इसका मतलब है वो लोग जिनको खुदा न खास्ता कैंसर है, वो लोग जो मुदाफ़ती उनकी क़ुव्वत कम है, जैसे उनको हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाहिक है, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, फिर वो बच्चे जो बहुत छोटी एज ग्रुप के अंदर है वो इम्यूनिटी उनकी कम होती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम होती है। तो मुनासिब बात जो इसके बारे में जवाब देने वाली ये है, एक्सपोजर तो हर एक को हो सकता है भाई, और इसके अंदर जो है ना अलबत्ता आपकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो सबसे पहले कहाँ से आती है? आपके इम्यून सिस्टम से। तो जिनकी मुदाफ़ती क़ुव्वत अच्छी है वो ज़ाहिर है इसको कवर कर लें, क्योंकि ये वायरसेस जो होते हैं ना इनका बदकिस्मती से या खुशकिस्मती जो भी समझ लें, इनके अटैक्स जो होते हैं वो इस तरह के ही हैं जिन्होंने खुद ब खुद सबसाइड करना होता है। अब आपको पता है लाखड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स अभी तक मौजूद है, फिर खसरे की वबा मीज़ल्स अभी भी मौजूद है, जो कन पेड़े हैं मम्स वो अभी भी मौजूद हैं। कितने साल गुजर गए इस बात को, तो आपको पता ही है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। आपकी ट्रीटमेंट तो ऐसा है वो ख़ास है नहीं, और ये वही चीज़ ही है एक किस्म की। तो इसका मतलब ये है कि अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये पहले सिर्फ मंकीज़ में थी, अब किस तरह ये मंकी से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई है ये बड़ा सवाल है, इसके बारे में WHO रिसर्च कर रही है। मगर ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद भी हमारे पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, चूँकि हमारी कोविड के बारे में बेहतरीन प्रेपरेशन हो चुकी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली जो अलाइड हॉस्पिटल ख़ासतौर पर इंतज़ामिया की तरफ से इंतजाम किए गए हैं और आवाम के लिए सहूलियात उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड हैं, तैयार हैं, और दुआ यही है कि अल्लाह करे कोई भी ऐसा केस ना आए, बल्कि ये वबा जो है यहीं दम तोड़े और पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम बासी जो है पूरी दुनिया के अंदर वो खैर आफियत से रहें। लेकिन अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रिवेंशन और एहतियाती तदाबीर समेत जो लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं वो सब आपके सामने रखा, मकसद था आगाही देना। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।